and a very warm welcome to News Edge with Fariha Idris। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। तहरीक इंसाफ की चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब जो कि अभी नई नॉमिनेट हुई हैं, आलिया हमजा साहिबा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अपनाया है कि 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त के लिए DC लाहौर को दरख्वास्त दी। 29 जनवरी को दरख्वास्त दायर की गई, मगर ताहाल DC ऑफिस से कोई भी जवाब नहीं हुआ। PTI जब भी मिलने की जलसे की इजाज़त मांगती है तो उसको अमन व अमान का मसला बना लिया जाता है। तहरीक इंसाफ का एहतजाज रुकवाने के लिए हुकूमत हमें एकदम एक्टिव होती हुई नजर आई है। इस हवाले से हुकूमत के PTI की आला क़यादत से बैकडोर राब्तों का भी इंकशाफ हुआ है। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात की बहाली की ज़िम्न में पेशगी तौर पर एक अहम पेशकश भी की है। क्या बातचीत हुई है? लेट्स हैव अ लुक। हुकूमत फरवरी के महीने में सियासी अदम इस्तेहकाम से बचना चाहती है। हुकूमत फरवरी में 4 बैनुल-अक़वामी मेगा इवेंट्स के मौके पर सियासी इस्तेहकाम बरकरार रखना चाहती है। फरवरी में यूरोपियन यूनियन की तरफ से पाकिस्तान के लिए GSP+ का स्टेटस के जायज़ा लेने का इम्कान है। 8 फरवरी को लाहौर में दौलत मुश्तरका की इंटरनेशनल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस हो रही है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में तुर्की के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। फरवरी के तीसरे हफ्ते में चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद हो रहा है। हुकूमत ने मस्बत पेशरफ्त के लिए तहरीक इंसाफ की क़यादत की वज़ीर आज़म से मुलाकात करवाने की भी पेशकश की है। स्पीकर एयाज सादिक PTI को मुज़ाकरात की बहाली पर मुलाकात पर राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से PTI को 8 फरवरी को मुल्क की एहतजाज के बजाय किसी एक जगह पर जलसा करने की भी पेशकश कर दी गई है। एक जानिब तहरीक इंसाफ को एहतजाज से रोकने के लिए बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंटीरियर मिनिस्टर क्या कह रहे हैं वो भी देखिए। मैच हो रहा है लाहौर में बहुत बड़ा, और उसी तारीख को एहतजाज की कॉल दे दी है एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो क्या रियासत उनको ऑन बोर्ड लेगी दूसरे एहतजाज की डेट को आगे या उनको मुंतकिल कर दे, ताकि एक इंटरनेशनल इवेंट लाहौर में हो रहा है उस दौरान पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी, नहीं करेंगे तो फिर कोई पहले बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से आज आर्मी चीफ को एक ख़त लिखा गया है और इस ख़त में पॉलिसीज़ पर नज़रसानी की दरख्वास्त भी की गई है। तहरीक इंसाफ ने ख़त में लिखा है कि मौजूदा हालात में पॉलिसीज़ में तब्दीली बड़ी अहम ज़रूरत है। फ़ौज मुल्क की है। इस हवाले से हमने देखा बैरिस्टर गौहर ने भी एक स्टेटमेंट दी, उन्हें देखिए। पॉलिसी शब्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाते मैं कोई चीज़ें फौज के सलार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए, इसलिए खान साहब ने लेटर लिखा। रऊफ हसन साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। रऊफ साहब, लेट्स स्टार्ट विद दिस लेटर। इस लेटर को पॉलिसी शिफ्ट कह रहे हैं एनालिस्ट, इज दैट ट्रू? किस तरीके से पॉलिसी शिफ्ट देख रहे हैं वो? खान साहब ने हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ता रखने की बात की है और ये लेटर जो है ये भी उसी राब्ते की एक शक्ल है। और उन्होंने जो इस वक्त मुल्क के मसाइल हैं उनको ऑनेस्टली और बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करके उन तक पहुंचाया है और कहा है कि पॉलिसी शिफ्ट की ज़रूरत है अगर मुल्क को बचाना है, अगर रियासत को बचाना है, अगर इसको आगे लेके चलना है। तो ये बहुत कैन यू एलैबोरेट व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय पॉलिसी शिफ्ट? के अभी जो हुकूमत है उसको हटा के आपको हुकूमत दे दी जाए, इज दैट द पॉलिसी शिफ्ट? आज तक कभी हमने ये कहा है? हम तो अपना जो जेन्युइन मैंडेट है, आवाम का मैंडेट है, वो मांग रहे हैं। लेकिन इस लेटर की बात जहां तक है तो पॉलिसी शिफ्ट इसमें है कि आप इस वक्त रियासत के तमाम जो एफर्ट है वो मरकूज है PTI को ख़त्म करने के लिए। अभी आपने सुनाया है वो उनका मेरा ख्याल PMLN की जो वो मिनिस्टर हैं उनका कि हमने इमरान खान को जेल से नहीं निकलने देना और PTI को ख़त्म करना है। क्या ये एक सियासी बयान है? क्या ऐसा बयान जो है वो देना जायज़ है? ठीक है, सो आप ये कह रहे हैं कि पॉलिसी शिफ्ट का मतलब ये है कि इस किस्म का बयान दे सकती हैं। सो पॉलिसी शिफ्ट का मतलब हम ये खस करेंगे, पॉलिसी शिफ्ट का मतलब ये है कि जो आपका रियासत का जो तमाम जो फोकस है, मरकूज है PTI को ख़त्म करने के ऊपर, PTI के लोगों को अरेस्ट करने के ऊपर, PTI के लोगों को जो उनके आईनी हकूक हैं और जो इंसाफ है वो ना मिलने देने के नाते ये तमाम चीज़ें जो हैं ये रियासत जो है ये जो हुकूमत है वो करवा रही है और इसको ख़त्म होना चाहिए। बट इसमें ठीक है, आपकी बात इम्पोर्टेंट है, बट एक और बात इसमें लिखी गई है कि नज़रसानी करें। इफ़ यू अलाउ मी, नज़रसानी ही हुई थी जब PTI की गवर्नमेंट को डिसाइड किया गया कि PTI
मोस्ट प्रोबेबली उस सपोर्ट की मुस्तहिक नहीं है जो उनको मिली। यही नजरसानी हुई थी रऊफ साहब, वो हो चुकी है। कब की बात आप कर रही हैं? एक पूरी सपोर्ट दी गई पीटीआई को, पीएमएलएन और दीगर पार्टीज का मौकफ ये है कि आपको इलेक्शन में बाकायदा जितवाया गया 2018 में, और फिर उसके बाद ये महसूस किया गया कि ये सपोर्ट वापस लेनी चाहिए। ये नजरसानी हो गई थी। ये गलत बात है। हमारी 35 सीटें उस वक्त भी खोई गई थी और उसके बाद कुछ सीटें हमें मिली थी। ये बिल्कुल गलत बात है कि हमें जितवाया गया था। बिल्कुल वैसे ही गलत बात है जैसे कि ये लोग जीते हैं 2024 का इलेक्शन। जिस तरीके से रात को डाका डाला था इन्होंने, वही इलेक्शन 2018 में भी इन्होंने पूरी कोशिश की थी वो करने की, और थोड़ी हद तक कामयाब भी हो गए थे, जबकि इनको 35 सीटों के ऊपर हमें जो हरवा कर इनको जितवाया गया था। तो ये बिल्कुल, ये जो नैरेटिव है ये बिल्कुल मिसफाउंडेड है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बट इसमें तो हकीकत है कि सपोर्ट थी पीटीआई को, फिर बाद में वो सपोर्ट खत्म हो गई। देखिए, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। ठीक है, हम तो बेसिकली चाह रहे हैं कि एक आइन और कानून जो है उसको रिवाइव किया जाए इस मुल्क में, और जो भी जीते वो अवामी मैंडेट की बेसिस के ऊपर जीते। जब आइन और कानून रिवाइव होगा तो ऐसा होगा, उसके बगैर ऐसा गुजारा नहीं हो सकता। हमारी कंटेंशन ये है, लेटर में भी हमने यही लिखा है जो हमने इनको दिया था जब इनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। राइट, जो फौज और अवाम के दरमियान खलीज की बात हुई है, और ये बहुत अहम है कि इस सिलसिले में कोई एक्शन ले पीटीआई भी, बट मोस्टली तो ब्लेम आप पर ही आता है, पीटीआई पर। पहले बयानात ऐसे दिए गए जिसमें फ़ौज के अंदर खलीज डालने की कोशिश की गई जो कि नाकाम हुई। उसके बाद फिर 9 मई हुआ जिसमें आपको पता है कि मौक़िफ़ यही है कि आपने अवाम और फ़ौज के दरमियान खलीज डालने की कोशिश की। देखिए, हमारी कंटेंशन हमेशा से ये रही है और ये कभी पीटीआई की पॉलिसी नहीं रही कि खुदा न ख्वास्ता अवाम और फौज के दरमियान किसी किस्म की खलीज जो वो डाली जाए। इसीलिए हमने कहा है कि 9 मई के बारे में एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 26 नवंबर के बारे में भी एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। देखिए, कोई भी आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हक़ाइक़ मालूम करें, क्या हुआ 9 मई को, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे, किन्होंने ये गलत काम किए। गलत काम हुआ लेकिन किन्होंने किया, वो किसी 1, 2, 10, 12, 14, 15 अशखास के कहने के ऊपर वो हकीकत नहीं सामने आएगी। वो बाकायदा एक जुडिशल कमीशन जो है जब बनेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, इंक्वायर करेगा, तो एक रिपोर्ट आएगी। उस रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर फिर आप आगे चल सकते हैं। इस मुल्क में अगर आपने ये मसाइल को जारी रखना है तो ये जुडिशल कमीशंस को आप ना बनाएं, लेकिन अगर आप मसाइल का हल चाहते हैं तो फिर जुडिशल कमीशंस जो है वो बनने चाहिए। हम इसको प्लीड कर रहे हैं, बहुत देर से प्लीड कर रहे हैं, और अभी हुकूमत के साथ भी जो हमारे जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें भी हमने यही कहा है कि जी जुडिशल कमीशंस बनाइए। जो वो कहते हैं कि हम इस पोजीशन में नहीं बना सकते। सो इस वक्त जो खबरें आ रही हैं कि आपसे राब्ता किया गया है हुकूमत की तरफ से कि अभी जलसा ना करें इस महीने में, वो जब भी हम जलसा करते हैं तो यही कहते हैं कि इस महीने में ना करें, अगले महीने में कर लें। अगले महीने जब करना करते हैं तो फिर कहते हैं जी अगले महीने में कर लें। बीबी देखिए, इनका कोई ना दीन है ना ईमान है, ये झूठे लोग हैं। इनका मकसद सिर्फ वो है जो कि इनकी मिनिस्टर ने कह दिया है कि इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देना और पीटीआई को खत्म करना है। बट अगेन ये इवेंट्स हो तो रहे हैं इस महीने में, अगर आप इसको मार्च में ले जाएं। मैंने नहीं कहा, ये मैंने अल्फाज मेरे नहीं हैं, ये पीटीआई के किसी बंदे के नहीं हैं। Right. ये पीएमएलएन के हुकूमत के बंदे के लोग ये अल्फाज हैं और उनकी सीनियर मिनिस्टर के अल्फाज हैं ये। बट सर अगेन जो मैं बात कर रही हूँ कि ये इस महीने में ये इवेंट्स तो हो रहे हैं, ये तो झूठ नहीं बोल रही गवर्नमेंट, ये तो एक्चुअली हो रहे हैं। तो आप मार्च में ले जाएं अगर अपने एहतजाज को, तो उसमें क्या मज़ायका है? दुनिया जहान में इवेंट्स होते हैं, डेली बेसिस के ऊपर इवेंट्स होते हैं, प्रोटेस्ट भी होते हैं। किसी ने कभी ये नहीं कहा कि जी प्रोटेस्ट रोक दें आप और ये इवेंट नहीं हो पाएंगे। क्या ये फिकलनेस है? भाई प्रोटेस्ट होने दें, जमहूरी जो एक्टिविटीज हैं, इवेंट्स हैं, उनको कंटिन्यू करने दें। आप अपने इवेंट्स करें। हमारा मकसद खुदा न ख्वास्ता ये प्रोटेस्ट करके वो आपके इवेंट्स को रोकना तो नहीं है। राइट, तो हम तो एक पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे हैं, वो करने दें हमें आप। बट प्लान आपका ये है कि 8 फरवरी को सवाबी में जलसा होगा और लाहौर मीनार पाकिस्तान पर भी जलसा ही करना है आपने, और अगर इजाजत नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे? देखिए, जलसे की इजाजत हमने मांगी हुई है, अब देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या कहती है। जलसे की इजाजत मिल गई तो हम जलसा करेंगे, उसके बाद ना मिलेगी अगर तो फिर फैसला करेंगे कि क्या करना है। इस वक्त तक जो खान साहब की डायरेक्शन है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। एक जलसा सवाबी में होगा जिसमें केपी के लोग और नॉर्दर्न पंजाब के लोग उसमें शिरकत करेंगे। दूसरा जलसा अगर लाहौर में हो जाता है तो उसमें पंजाब के लोग जो है वो शिरकत करेंगे। अगर नहीं होता तो तमाम लोग अपने अपने इलाकों में एहतजाज करेंगे।
ये डायरेक्शंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। सो इस तरह की एहतजाज आप लोग पहले भी कॉल दे चुके हैं। एक फ़र्क है, इस दफ़ा आलिया हमजा साहिबा हैं पंजाब में, जुनैद अकबर साहब हैं खैबर पख्तूनख्वा में। लग रहा है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, तो मामला बिगड़ भी सकता है। आप हर दफा कहती हैं कि मामला बिगड़ता। 26 नवंबर को मामला किसने बिगाड़ा? वार्निंग वाला स्टेटमेट दिया इंटीरियर मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा कि पहले की तरह एहतजाज मौखर करने की रिक्वेस्ट करेंगे, ना करें। अगर वो करेंगे तो फिर 26 नवंबर की तरह रियासत जो है वो एक्ट करेगी। तो 26 नवंबर को क्या किया था, क्या करना है आपने? अगेन अगर पास के मामला बनती है, ये भी जैसे उसकी PMLN की खातून की स्टेटमेंट है, उसी तरह से ये भी कोई स्टेटमेंट है। इंटीरियर मिनिस्टर साहब दे रहे हैं ये स्टेटमेंट। राइट। शौकत यूसुफजई साहब ने कहा कि वो इलेक्शन जीत रहे थे तो DC ने कॉम्प्रोमाइज़ करके बयान हल्फी लिख कर देने को कहा। मैंने इनकार किया तो मैं हार गया। उन्होंने कहा 30 से 35 अहम MPs और MNAs ऐसे हैं जिन्होंने बयान हल्फी दिया था। ये क्या कह रहे हैं वो? मुझे नहीं पता इस स्टेटमेंट की, मुझे नहीं पता ये किसने कहा है, कब कहा है। मैं इसके ऊपर इसलिए कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन ये हकीकत है कि उस दिन 8 फरवरी को हमसे इलेक्शन छीना गया, हमारी 2/3 मेजॉरिटी को डिसमेंटल किया गया फ्रॉड के जरिए, डाके के जरिए। ये हमें पता है। एक स्टेटमेंट मुशाहिद हुसैन साहब ने दिया, जरा वो भी देखिए। रऊफ हसन साहब, जो मुशाहिद हुसैन साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं 2 मंथ्स में मामला ठीक हो जाएंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि गेट नंबर 4 और कैदी 804 में कुछ खास फासला नहीं है, सो बेहतरी की उम्मीद है। देखिए, मेरी और 2 गारंटीज भी आ रहे हैं। मेरी कंटेंशन हमेशा से ये रही हुई है कि मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए, और मुज़ाकरात उनके साथ होते हैं जिनके पास पावर हो, जिनके पास देने को कुछ हो। तो अगर वहां मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुशाहिद हुसैन साहब कह रहे हैं वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो मैं बड़ा खुश हूं उससे। मेरी तो खुद भी ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात हो वहां। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है, ये उनकी खबर है, तो मैं उस खबर सुन के मुझे खुशी हुई है। सो आपको लग रहा है कि ये हो सकता है कि ऐसा हो कि मुज़ाकरात बैकग्राउंड में जहां आप चाहते हैं वहां हो रहे हों? देखिए, जो सिस्टम है ना आपका, उस सैचुरेट हो चुका हुआ है। खान साहब ने जितनी देर जेल में काट ली है, उसके बाद वो बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है, जैम होया हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा। बट आज ये भी खबर आई कि इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम आप कर सकते हैं कि खान साहब जो है, जिनको फेक एंड फ्रिवलस केसेस में आपने उनको अरेस्ट किया हुआ है, वो खत्म किए जाएं। उनके ऊपर केसेस जो हैं वो अदालत के जरिए, अदालत उनको खत्म करे। ये 26वीं तरमीम के बाद तो अदालत बिल्कुल मफकूद हो गई है ना। ये 26वीं तरमीम जो है ये बगल बच्चा है हुकूमत का, और ये आगे अब ये बच्चे और दे रही है, जो ये अदालतों में जजेस जो है वो भर्ती किए जा रहे हैं। तो ये बेसिकली इसका मोटिव ये है कि जी हमने अपनी अदालतें बनानी है, हमने अपने जजेस लगाने हैं, हमने अपने बेंच बनाने हैं, हमने अपने डिसीजंस लेने हैं। ये है आज पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की बदनुमा शक्ल। ओके, बट जो 2 गारंटीज की बात की है, आपने कहा कि मुशाहिद साहब की बात को आप समझते हैं कि इट्स न्यूज़, ये भी फिर ठीक होगी कि 2 गारंटीज भी हो सकते हैं? देखिए, मेरी चूंकि मेरे इल्म में ये चीज नहीं है, ये उन्होंने कहा है, और मुशाहिद साहब का कोई इंफॉर्मेशन होगी जो उन्होंने कहा है। मैंने कहा है कि मुझे ये खबर सुन के बड़ी खुशी हुई है। बट आपको लगता है कि रऊफ हसन साहब, लेट्स से अभी हम हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात हो जाएं, PTI कहेगी हम पे ज़रा आसानी करें, दूसरी साइड क्या कहेगी आपको? आप ट्विटर अकाउंट को खामोश करें, आप हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करना बंद करें, ये तमाम बातें आप कर सकेंगे? देखिए, हमारी कंटेंशन ये है कि पाकिस्तान को आईन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत आनी चाहिए, इन लेटर एंड इन स्पिरिट। वो जमहूरियत नहीं जो कि इस वक्त मुल्क में है, जो आपने जमहूरी लुबादा ओढ़ा हुआ है, और अंदर से what should I say, hatefully autocratic गवर्नमेंट है, जो कि ये आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, इनकी आप बैकग्राउंड देखिए। 30-35 साल से ये मुल्क को लूट रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, और इनमें तो जमहूरियत के रिज्म भी मौजूद नहीं है, इनकी थिंकिंग में जमहूरियत नहीं है। ये तो हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। ये तो अपने चपरासी को भी उसकी बैकग्राउंड देख के और उससे ओथ ऑफ लॉयल्टी लेके उसको भर्ती करते हैं, उसके बगैर नहीं भर्ती करते। ये तो खानदानी जमहूरियत है ना, ये खानदानी तक, जो बाप से बेटी, बेटी से दूसरा बेटा, बेटे से बेटी, बहन से भाई, भाई से बहन, ये चलते हैं ना। राइट, नजर नहीं आ रहा आपको पीपल्स पार्टी या आप PMLN? इसकी कहानी देखिए तो सही ना जरा। बट माय क्वेश्चन वाज कि व्हाट कैन यू डिलीवर? आपने कहा बात होनी चाहिए, आपने कहा खुशी हुई मुझे बात हुई, व्हाट कैन यू डिलीवर टू द अदर साइड?
हम अदर साइड को, तो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया हुआ है आवाम और इंस्टीट्यूशन के दरमियान, उसको खत्म करेंगे। हम इस मुल्क में जमहूरियत लाएंगे, हम इसको तरक्की की शाहराह पर डालेंगे। ये तमाम पाकिस्तान लविंग लोग जो हैं उनकी ये एम्बिशन है। हम वो सब काम करेंगे, सिर्फ खान ही कर सकता है। खान इस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी की एपेक्स के ऊपर है। 80 to 90% पीपल सपोर्ट हिम। राइट। ये मुज़ाकरात जो हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, मैं हमेशा कहता हूं, आपके प्रोग्राम में भी बल्कि मैंने कहा हुआ है, नागुज़ीर हैं। राइट, ये होने चाहिए, अल्टीमेटली होने चाहिए। रफत साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम एक ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से 3 जजेस के ट्रांसफर का मामला कंट्रोवर्शियल शक्ल इख्तियार कर चुका है। वकला तंजीमों और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की मुखालफत के बावजूद सदर आसिफ जरदारी ने लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले की मंजूरी दे दी। तीनों जजेस ने इस्लामाबाद आकर आज से काम शुरू कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया है। इस तबादले का सबसे बड़ा नुकसान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को होगा, जबकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जस्टिस सरफराज डोगर को होगा। जस्टिस सरफराज डोगर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन चुके हैं और मुमकिन तौर पर हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस भी शायद वही होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इससे कबल चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में शामिल थे, लेकिन अब उनका नाम इस फहरिस्त से खारिज होता दिखाई दे रहा है। वकला तंजीमों ने इस फैसले के खिलाफ आज बतौर मुल्कीर एहतजाज किया। माजी में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले की मिसालें मौजूद हैं, इन पर नज़र डाल लेते हैं। फरवरी 2008 में जस्टिस सदा असलम का लाहौर हाई कोर्ट से तबादला हुआ और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बने। जस्टिस एम बिलाल खान 2009 में लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बतौर चीफ जस्टिस ट्रांसफ़र हुए। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को 18वीं तरमीम के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोबारा क़याम के बाद ट्रांसफ़र किया गया और वो चीफ जस्टिस तैनात हुए। लेकिन हमने देखा कि जस्टिस के ट्रांसफ़र पर वकला का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। लेट्स वॉच दैट। जब 26th अमेंडमेंट आई थी उसमें आर्टिकल 200 को अमेंड करने की कोशिश की गई थी और इसमें ये जो सिटिंग जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इनको ट्रांसफ़र करने की स्कीम थी, उसको हमने रेजिस्ट किया था और उसको नाकाम बनाया। तो जो कुछ किया गया है ये मुल्क के मफाद में नहीं है, ये दस्तूर के खिलाफ है और गलत है। ये नहीं है कि एक गैर आनी ट्रांसफ़र, लेकिन आइन में जो ट्रांसफ़र है उसकी रीज़न क्या है? अभी इस वक्त ट्रांसफ़र करने की यही रीज़न है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कैप्चर किया जाए। तो इस तरह तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो ख़त्म। जहांगीर जदून साहब ने हसनात मलिक हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई स्टार्ट विद यू जदून साहब, आपने कहा कि आईनी तौर पर ये दुरुस्त है लेकिन नीयत पर शक है। हम कैसे गेज कर सकते हैं किसी की नीयत को? बहुत शुक्रिया फरिया। देखें, इसमें एक तो इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, प्राइमा फेशियाई सर्कमस्टांशियल एविडेंस आप देखें, इसकी एक तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसके अंदर रीजनेबिलिटी या क्या रीज़न है व्हाई दे हैव बीन ट्रांसफर्ड टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो उसका जो है फुक ध्यान है। अगर जो आप भी अगर किसी के पास डिस्क्रिशन भी होती है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो भी यूज़ करता है, चाहे वो आइनी हो या कानूनी, तो उसको रीज़न देनी पड़ती है कि मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। क्या लाहौर के अंदर या बाकी हाई कोर्टों के अंदर पेंडेंसी ख़त्म हो गई है, जज वहाँ पे रिटेनेट हो गए थे, ज़्यादा जज हैं इस्लामाबाद के अंदर, उनको अकोमोडेट करते हैं। देखें, आर्टिकल 200 जो है वो आइन के अंदर अभी तो नहीं शामिल हुआ, इसके तो कितना ज़माना हो गया है जब से आइन बना है। तो उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर पिछले कितने सालों से 1 या 2 वैकेंसीज जो है ऑलवेज वैकेंट रहती हैं। और फिर जस्टिस अतर मिल्ला को एलिवेट किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर आपने 200 क्यों नहीं यूज़ किया? अब इस सारे अगर आप इसके ताने बाने देखें तो ये बिल्कुल प्राइमा फेशियाई ये लगता है कि ये इस्लामाबाद के जो 6 जज थे उनको किसी भी सूरत आगे जाने नहीं देते। उनमें अब उन्होंने एक 7वें और 8वें जो है मियाँ हसन गुल, जो जस्टिस मियाँ हसन गुल को भी शामिल कर लिया है। ये प्राइमा फेशियाई बादी नज़र में ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस जो है ये ऐसा लाना चाहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जो गवर्नमेंट की या एग्जीक्यूटिव है या गवर्नमेंट को पीछे चला रहे हैं लोग, उनकी मर्जी का हो, क्योंकि आगे देखें केसेस आने वाले हैं बड़े इंपॉर्टेंट। तो फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर नीचे ट्रायल होते हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सारी चीफ जस्टिस के पास होती है। किस जज को जेल में ट्रांसफ़र करना है, जेल से वापस किसको ट्रांसफ़र करना है। अभी आज एक जजमेंट जज की आपने ट्रांसफ़र का देखा है कि उसको
जो इसने सजा दी 190 मिलियन पाउंड में, उसको सेशन जज वेस्ट के ईस्ट लगा दिया इस्लामाबाद में। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अगर देखें तो उनको ऐसा है कि यहाँ पे चीफ जस्टिस चाहिए जो उनकी कम से कम मर्जी जो है वो भी सुन सके। वेरी इंटरेस्टिंग। आप ये कह रहे हैं कि ये मामला आइसोलेटेड नहीं है, ये कनेक्ट द डॉट्स करें तो ये एक लार्जर इशू नजर आता है। सो हसन मलिक साहब, अगर उस लार्जर, इफ यू अलाउ मी जदून साहब, अब जरा हसन मलिक साहब से भी बात करते हैं। चीफ जस्टिस ने तो क्लियरली कह दिया, उन्होंने तो कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर पर बात करना चाहता हूँ, इस्लामाबाद वफाक की अलामत है, मैं क्यों ट्रांसफर पर राजी हुआ, ट्रांसफर आइन के तहत हुई। सो जब ये आइन के तहत हुई तो फिर व्हाट इज़ द इशू? देखिए, बहुत सी चीज़ें आइन के तहत होती हैं, लेकिन क्या जो जदून साहब भी बात कर रहे हैं, अगर बदनीति की मम्मी भी बदनीयती है तो फिर वो स्ट्राइक डाउन और वो गलत है। And you agree कि ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल देखें ना, आमिर फारूक साहब की अब 10 तारीख जुडिशल कमीशन बैठ रहा है कि जी उनकी सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशन डिस्कस होने जा रही। 13 में से 6 वोट हुकूमत के हैं। वो हुकूमत को क्या ओबलाइज करने के लिए हुकूमत की मर्जी के जजों की रजामंदी दे रहे हैं कि इनको हाँ कर दो। असूलन तो आमिर फारूक साहब जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट, उनको इस टाइम पे रजामंदी देनी ही नहीं चाहिए थी। अब परसेप्शन ये तस्वर बन रहा है कि आमिर फारूक साहब ने जब हुकूमत जिनको चाह रही थी उनको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर, हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया, अब हुकूमत जो है इनको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करेगी। ये सारा आप इस चीज को कंटेक्स्ट में देखें तो इट मींस कि लग ये रहता तासुर ये कि एग्जीक्यूटिव मैन्यूवर कर सकता है कि कौन सा। देखिए, एग्जीक्यूटिव की सारा कंट्रोल ही एग्जीक्यूटिव ने संभाल लिया अब जुडिशरी में, जो सबसे बड़ा मामला है। और इसमें जो जजेस कुछ हैं जिन्होंने इसमें सहूलतकारी 26वीं तरमीम की, फिर जो आईनी बेंच बना, आईनी बेंच में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सारे जज होंगे। लेकिन कुछ जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सपोर्ट नहीं किया उस पॉइंट ऑफ व्यू को। उन्होंने कहा जी जो हुकूमत चाह रही है हम उसके वो जज करेंगे। राइट, कौन तो नाम ले ले। जैसे अमीनुद्दीन खान ने, उन्होंने वोट नहीं दिया जिसमें ये था कि सारे जज आईनी बेंच कैसे हों। राइट, अमीनुद्दीन खान साहब ने, जब उन्होंने हुकूमत के ये प्रपोजल थी कि अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच का हेड हो, तो वो उन्होंने उस चीज को वोट दिया, अपने आप को वोट दिया। राइट, तो मॉरल अथॉरिटी होती है जुडिशरी की। फिर सिंध हाई कोर्ट में 9वें नंबर के जज को आपने आईनी बेंच का सरबराह बना दिया। अब जस्टिस डोगर साहब 15वें नंबर से यहाँ आ रहे हैं और सीनियर पुनी बना दिया आपने, और वो अब चीफ जस्टिस को उम्मीदवार हैं। अगर वो बन जाते हैं तो कंट्रोवर्शियल होंगे। देखिए, अब मसला ये है कि किस बुनियाद पे डोगर साहब ही को किया गया, उससे पहले 14 जजेस को क्यों नहीं कंसिडर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर। डोगर साहब की कौन सी बड़ी एबिलिटी थी जिसको देखा गया कि जी ये वजह है, इस वजह से ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट नागुज़ीर है और डोगर साहब आए, को वजह होनी चाहिए ना। अब यही अफरीदी साहब कहते हैं कि जी हमने तो लैंग्विस्टिक चीज़ देखा है कि हर ज़बान बोलने वाला जज यहाँ मौजूद हो, इस पे भी बात हो रही है। चले उन्होंने, लेकिन वफाक की अलामत हो। हाँ, लेकिन बात यह है कि पहले 14 जज क्यों, कि डोगर साहब ही क्यों, और फिर उनको चीफ जस्टिस। तो ये मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब भी नहीं है। अगर आप जज वो लाएं, अगर आप रीज़न तो ये दे रहे हैं कि हम डाइवर्सिटी ला रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आप अगर जो हुकूमत के लाइक माइंडेड जजेस जिनको हुकूमत समझती है कि उनको ला रहे हैं लाएं, और वो आप ला रहे हैं, तो फिर गलत होगा मामला। राइट। सो जहांगीर जदून साहब, जब 26वीं तरमीम हुई थी तो जो आईनी बेंचेस थे वो तो हर तरफ बनने थे, वजह क्या हुई कि हमने देखा कि सिर्फ सिंध में बना, बाकी सूबों में नहीं बनाया गया? अभी इस्लामाबाद में भी बना देंगे। देखें, वो देख रहे थे कि अपॉर्चुनिटी ऐसे आए कि हम अभी देख लेना, ये जब जो ही ये चीफ जस्टिस बनेंगे तो उसके बाद चांसेस हैं कि इस्लामाबाद के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाएंगे और दूसरे जज जो हैं उनसे ये 199 की पावर भी ड्रा कर लेंगे। तो इस तरह एक सिस्टमेटिकली एक पैटर्न के साथ चल रहे हैं। तो वो पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा है कि वो एक तरफ टिल्ट है सारा। जो हम तो देखें रो के चीख के सारे चैनलों पे जी कि 26 अमेंडमेंट जो है इसका काज ही ठीक नहीं है, इसने पूरे आइन के बेसिक ढांचे को ही तब्दील कर दिया है और अदलिया की आज़ादी पे इतनी कदगन लगा दी है, इसको बिल्कुल आलमोस्ट ख़त्म कर दिया। अदलिया अब आज़ाद नहीं है, पहले भी नहीं थी। पहले कौन सा हमारे मुल्क में अदलिया को जो है नंबर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अभी तो बिल्कुल पहले कोई उम्मीद थी कि शायद ठीक हो जाए, लेकिन अभी तो वो उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है कि अदलिया के अंदर कोई आज़ादी आएगी, अदलिया कोई जज जो है कोई फैसला करेंगे। उनसे फैसले की देखें ना ताकत ही ले ली गई है कि वो फैसला ही ना कर सके। किसी बेंच देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या है, एक बेंच में केस लगता है, दूसरा केस सुनते सुनते उठा लेते हैं बेंच से। तो इस तरह के जो हालात आ रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी जो इसमें हमारी खामी है, अदलिया के अंदर ही खामी है। लेकिन एक अगर
चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक हो जाए, वो सही रूल ऑफ लॉ और आइन के मुताबिक मतलब है देखें कर लिए कि मैंने आज़ादी को इंश्योर करना है, सबसे बड़ी बात है, तो फिर चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन आप जब आप मतलब है एग्जेक्टिव के मतलब है साथ टिल्ट है, अब वो अपनी वोट नहीं देते, इसमें कोई शक नहीं, बात का तो उन्होंने बड़े अपोज किए, लेकिन जब पावर ही कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट की उसके बाद जुडिशल कमीशन जो है बाकी सारी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास चली गई हैं। तो ये जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होएगी, चाहे अब वो इनकी है, अब बाद में पीटीआई आए, किसी भी पार्टी के आए, तो ये वाली अमेंडमेंट उसको बहुत सूट करती हैं। वो अपने जज पैक करेंगे कोर्ट्स में और अपनी मर्जी के फैसले करेंगे। अब ये गवर्नमेंट कोई भी नहीं चाहती कि जब आए तो चाहे वो जो भी काम करे उसको कोई डिस्टेबलाइज करे, आए मीडिया स्टेट डिस्टेबलाइज करे या वकला या जो जुडिशरी है वो किसी तरफ से भी वो चाहती है कि बिल्कुल सिक्योर हो और जो भी काम करें चाहे वो गलत हो सही हो तो वो उस पे जो है उस पर स्टैम्प लगाते जाएं, लब्बैक कहते रहें। इस मुल्क का डेमोक्रेटिक नॉर्म जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। भाई बड़ा ही अफसोसनाक ये सूरत हाल नज़र आ रही है। इस वक्त हमें देखा 26वीं आईन तरमीम की जो इम्पैक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट पर आया, फिर हाई कोर्ट्स पर आया, अब ये मज़ीद क्या हो सकता है? देखिए जी, अब तो एग्जीक्यूटिव का पूरा कंट्रोल है, अब उन्होंने सिर्फ सस्टेन करना है निज़ाम को। तो इस वक्त 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच उनकी मर्जी के जज सुप्रीम कोर्ट में आए, क्या ये निज़ाम इसी तरह सस्टेन रहेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह की उनको बड़ी कामयाबी मौजूदा हुकूमत को हुई कि उन्होंने 3 जज अपनी मर्जी के और उसमें रजामंदी शामिल है चीफ जस्टिस साहबान की। अब चीफ जस्टिस साहबान पोजीशन ले सकते थे लेकिन नहीं ली, तो अब यह है कि वो अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतना कुछ हो गया है, कोर्ट पैकिंग हुई है, इसके बाद भी क्या कोई हुकूमत किसी केस में समझ रही है कि जो है वो उसको में जो नतीजा है उनकी मर्जी का है वही रहेगा या नहीं? माजी में खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीज़ें कंट्रोल ही थी काफ़ी, यानी कोई ऐसा फैसला नहीं था। और लेकिन असल मामला है कि जुडिशरी जो है वो जिस तरह के हालात बन गए, लीटिमेसी पे बड़े सवालात, मोरल अथॉरिटी पे बड़े सवालात उठ रहे हैं। और वकला की तरफ से कोई रेजिस्टेंस आई नहीं, तहरीका सुनते रहे लेकिन कोई देखिए वकला तकसीम है, जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है वो हुकूमत के साथ खड़ा है, हर मामले में हुकूमत की हर मूव अलिया के हवाले से वो सपोर्ट कर रहे हैं। जो प्रोफेशनल ग्रुप हैं वो मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद के जितनी तंजीमें हैं वकला की वो एक इस पॉइंट पे खड़ी हैं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की तकर्री है वो गलत हुई है, वो बदनीति उसकी बुनियाद है। और दूसरा ये है कि जज जो हैं वो अगर आपने लिंग्विस्टिक बुनियादों पे भी लेने हैं तो इस्लामाबाद बार में भी पश्तो बोलने वाले होंगे, बलोची बोलने वाले होंगे, उनको सिंधी बोलने वाले उनको कंसिडर करें। और दूसरा ये है कि जब 4 सीटें खाली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, डेलिबरेटली 2 की गई, एक बाई डिज़ाइन 2 रखी गई, फिर जो मामला आया असल मामला दूसरे जजेस का नहीं है, उन असल मामला ये है कि क्या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस काम कर रहे हैं उनकी सीनियरिटी इफेक्ट होगी या नहीं होगी। अब या अफरीदी साहब कह रहे हैं, इस पे मेरी डिफरेंट व्यू है, जो है मैं अभी नहीं बताऊंगा। बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो समझते हैं कि सीनियरिटी इनकी जो है इन्हें दोबारा ओथ लेना पड़ेगा। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह या और जो एग्रीव्ड पार्टीज हैं, ये जजेस हैं, इनकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस हो सकती है? देखिए मंसूर अली शाह तो रेलेवेंट ही नहीं रहे, उन्होंने ना वो आईनी बेंच का हिस्सा है, ना वो किसी और सिस्टम में है, जुडिशल कमीशन में उनका एक वोट है, लेकिन and you think being a judge of Supreme Court is being irrelevant? देखिए अब इस मामले में जितना जो थे रेलेवेंट वो चीफ जैसे याहिया अफरीदी थे, आमिर फारूक साहब थे, वो हुकूमत के साथ हैं हर मामले में, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं ये वकला जो कन्वेंशन आज हुआ है, अब कहा जा रहा है कि 10 को लॉन्ग मार्च होगा इस्लामाबाद की तरफ, जब जुडिशल कमीशन की मीटिंग होगी। फवाद चौधरी साहब ने कहा हामिद खान साहब जब तक लीड करें कुछ नहीं होगा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट। देखिए हामिद खान साहब का मसला नहीं है, मसला और है, मेरा ख्याल है कि जो है वो एक कोई ऐसा इंसिडेंट होगा तो ये चीज़ें इरप्ट हो सकती हैं, ये बड़ा डेंजरस मामला है, हुकूमत को भी देखना चाहिए, चीज़ों को कहीं रोक दे। ये जो अब हो रहा है और जिस तरीके से लेजिटिमेसी भी ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या मसला, क्या चीज़ रह जाएगी? राइट। सो जहांगीर जितून साहब, हामिद खान साहब ने आज कहा कि हमारे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही हैं, इस स्टेटमेंट का कोई इम्पैक्ट है? नहीं, अब ये तो देखें ना, एक बस लोगों ने इस तरह का जो हॉलो जिसको कहते हैं, इसमें देखें चीफ जस्टिस तो वही होता है जो लीगली होता है, वो आइन मानता है। अब वो तो कहते रहे, मैं कहता रहूँ, आप कहते रहे कि हमारा वज़ीर आज़म जो है वो इमरान खान है या किसी का कहते हैं, लेकिन उस तरह होता नहीं है। दिलों के चीफ जस्टिस बना दें उनको, एक्चुअल चीज़ें होती हैं वही उसी के मुताबिक चलना पड़ता है। हाँ देखें, अब
गवर्नमेंट जो है बार बार इस तरह के काम कर रही है, तो एक दिन जो है आएगा कि वो कहते हैं ना, जब जुल्म बढ़ता है तो फिर वो मिट जाता है। इस तरह कोई अंदाज जो है एब्सोल्यूट पावर करप्ट द मैन एब्सोल्युटली। जब आप बहुत एब्सोल्यूट पावर हर सूरत में लेना चाहें तो फिर किसी वक्त जो है ना वो हो सकता है फिर हालात जो है कंट्रोल में रहें। अभी देखो मीडिया को देखें, पिका एक्ट ले आए हैं, किसी को ना पूछे। हम देखें ये अगर आप लाना चाहते हैं लिंग्विस्टिक, उन्होंने कहा जी तो ठीक है ना, वो अभी ऑलरेडी पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो किसी एक प्रोविंस के हैं, सारे प्रोविंस से आए हुए हैं। तो अब अभी 10 दिन पहले आपने एलिवेशन की है, 3 सीटों पे और कर लेते, बलूचिस्तान से कर लेते, कराची से कर लेते। ये इनकी कोई रीजन नहीं है, ना ही सस्टेनेबल रीजन है, ना ही कोई कन्विंसिंग रीजन है। राइट, जहांगीर साहब एंड हसन मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले भी मैंने ये बात कही थी कि ये सिर्फ एक मामला नहीं है, इन आइसोलेशन नहीं है, ये एक लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसमें हमने देखा है कि इस हुकूमत ने हर तरीके से डिसेंट की आवाज़ दबाने की कोशिश की है। विल टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमत में बड़ी कमी का फैसला कर लिया है। फैसले के तहत रवा माली साल की दूसरी सहमाई के लिए 2 रुपये फ़ी यूनिट कीमत में कमी मुतवक्का है। साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनसे भी एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा को जमा करवा दी गई है। नेपरा से मंजूरी की सूरत में मार्च से बिजली की कीमतों में कमी मुतवक्का की जा रही है, जिससे आवाम को 52 अरब रुपए से ज़ायद का रिलीफ मिल सकता है। नेपरा 12 फरवरी को दरख्वास्तों पर अवामी समाअत करेगा। ये कमी मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में बिजली के नरखों पर असरअंदाज हो सकती है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी सहमाई की एडजस्टमेंट लागू होगी, जबकि लाइफलाइन सार्फिन को ये रिलीफ नहीं दिया जाएगा। चंद दिन कबल ही हमारे प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील मौजूद थे एंड व्हेन वी आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू हिम, तो उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कुछ दिन पहले कि बिजली की कीमतों में कमी हो जाएगी। देखिए, वो ऑप्टिमिस्टिकली भी कह रहे हैं और एक्चुअली भी ऐसा होने जा रहा है, बिकॉज आईपीपी के साथ जो हमारे मुआहदे थे उसमें आधे से ज़्यादा आईपीपीज़ के साथ हमने रीनेगोशिएट किए हैं तमाम तर एग्रीमेंट्स को। फी यूनिट वही 10 से 11 रुपए की कमी की एक्सपेक्टेशन है और जो वर्किंग है वो 10 से 11 रुपए फ़ी यूनिट जो है उसमें कमी इंशाल्लाह मुतवक्के है। दूसरी जानब मुल्क में महंगाई में इजाफे की शरह सालाना बुनियादों पर कम होकर 9 साल की जो कम तरीन सतह है उस पर आ गई है। सो कुछ ऑप्टिमिस्टिक खबरें आ रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हुकूमत की जानिब से नेपरा को बिजली की कीमत में 2 रुपये फ़ी यूनिट कमी के लिए दरख्वास्त दी गई है, जिसका इतलाक 2025 की दूसरी सहमाई के लिए होगा। क्या IMF में रहते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रिलीफ मिलेगा? देखिए, एक तो मैंने हमेशा समझाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में बिजली की जो कीमतें हैं उनका तयन हमारे जो स्टेट रन डिस्कोज हैं उनकी एक पटिशन जाती है नेपरा के पास, उस पे होता है। इसमें एक बेस टैरिफ डिटरमिन होता है जो अब जनवरी से होता है, जिस पे ये गुजारिश हो सकती है। एक क्वार्टरली टैरिफ होता है और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो हर माह डिटरमिन होता है। तो अगर तो कोई रूम क्रिएट हो जाए, यानी कि जो ओवरऑल रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, वो चाहे आईपीपीज़ की पेमेंट कम करके मेनली अगर क्रिएट की जाए या एफिशिएंसीज ला के क्रिएट की जाए, और अगर ओवरऑल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट कम हो जाए और हम नेपरा के पास जाएं कि इसको रिव्यू कर दें और नेपरा ऐसी चीज़ का इजरा कर दे, तो यकीनी तौर पे आप बिजली के जो निर्ख हैं उसमें कमी कर सकते हैं और IMF नेपरा के दिए हुए डिसीजन से ही आगे चलेगा। सो हुकूमत ये दावा कर रही है कि रवा साल 11 रुपये फ़ी यूनिट तक बिजली की कीमतों में कमी आ सकेगी। उसकी रीज़न वो ये कहते हैं कि IPPs के साथ हमने मुआहदों को रीनेगोशिएट कर लिया है। क्या इस हद तक नज़रसानी हो चुकी है कि हम ये रिलीफ एक्सपेक्ट करें? एक तो ये याद रखिए कि टैरिफ में कमी का ताल्लुक है, एक तो IPPs हैं 94 और 2002 के जिनसे मुआहदे हुए हैं और उससे कुछ कमी आ रही है। फिर अगर 2015 के जो IPPs हैं चाइनीज़, इनका जो डेट है उसको आगे ले जाएं, यानी कि लॉन्गर टर्म के लिए कर लें, तो जो पेमेंट्स हैं अगले 3-4 साल में वो कम हो जाएं, तो इससे टैरिफ में कमी हो सकती है। 3 रुपये 28 पैसे के करीब लगभग हमें एक जो डेट सर्विसिंग सरचार्ज है आपके बिल में आता है, इसमें कमी की जा सकती है। फिर बहुत से आपके बिल में टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्सेस, जो फीस हैं PTV की, अगर इन सब को देखें तो इसमें कमी की जा सकती है। अगर इस सब का आप जायज़ा लें और फिर टैरिफ का जो इजरा है जिस तरह किया जाता है उसको रिवैम्प करें, तो यकीनी तौर पे एक खातिर खा गुंजाइश इन द शॉर्ट रन है जो क्रिएट की जा सके। अब इनमें से कितनों पर काम करके हुकूमत सामने ला सकती है, आई थिंक दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर अभी सिर्फ 2 रुपये ही लेके जा रही है या नेपरा के पास, तो यही इस वक्त अवेलेबल है। अगर इन सारी चीज़ों पर काम अगले
चंद माह में हो जाता है तो कुछ ना कुछ कमी जो है आप कर सकते हैं। मसलन डेट सर्विसिंग सरचार्ज कम करने के लिए आपको जो डेट है उसको मोनेटाइज करके पब्लिक डेट में लाना पड़ेगा, IMF के पास जाना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर, ये गैस का सेक्टर हो, बिजली का सेक्टर हो, पानी का हो, डिस्ट्रीब्यूशन, पाकिस्तान की ट्रांसमिशन लाइंस, ये सब कुछ बहुत बड़ा जिसे कहते हैं रीथिंक मांगता है। प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान के डिस्कोर्स की कब से चल रही है, 25-26 साल से कई डिस्कोर्स प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर हैं। तो हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा ना कि जस्ट बियॉन्ड द शॉर्ट रन जिसमें हमने कुछ चीजें सामने रखी हैं, क्या हम ये सारे काम कर सकते हैं? अगर तो कंपेटिटिव मार्केट बन गई, अगर हमने ये एक कॉम्पिटिटिव रिटेल सेक्टर बना लिया बिजली का, जिस तरह टेलीकॉम सेक्टर है फॉर एग्जाम्पल, तो ये सारे काम हो सकते हैं। अभी तक तो हम इसमें कोई जिसे कहेंगे खातिर खा ब्रेक थ्रू, सवाए इसके कि ये एक जिसके कहीं एस्पिरेशन है, उन सब चीज़ों की जो मैंने एक्सप्लेन किया है, हम आगे शायद नहीं बढ़ सकें। ओके, लेकिन अगर ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो में जाएं, ये स्टेप्स ले ले हुकूमत, तो क्या आने वाले दिनों में या काफ़ी सारे वक्त के बाद क्या ऐसा मोमेंट आ सकता है कि सोलर से भी कम हो जाए वापटा की बिजली? ऐसा तो शायद मुमकिन नहीं होगा। आई थिंक नेट मीटरिंग को रिव्यू करना चाहिए, ये एक बात है, ताकि आपको मालूम हो कि सोलर जो है उसको उतना ही लगाएं कि ऐसा ना हो कि बहुत से लोग ऑफ ग्रिड चले जाएं जो कि जा रहे हैं। आई थिंक सोलर पे नंबर्स सामने आने चाहिए, मुसद्दिका नंबर्स, कि क्या इजरा हुआ है सोलर का मुल्क में। कई बहुत बड़े नंबर्स आ रहे हैं, कई बहुत कम आ रहे हैं, 2-3 हज़ार मेगावाट से लेके 10,000 मेगावाट तक के नंबर मैं सुन रहा हूँ। आई थिंक द गवर्नमेंट, द अथॉरिटीज हैव टू कम अप विद द नंबर्स, ये तो पहली बात है। फिर जो नेट मीटरिंग है उसके निज़ाम के बारे में सोचें। ऐसा ना हो कि कई डिस्कोस जो है उनसे बहुत ज़्यादा ऑफ ग्रिड चले जाएं लोग और बैटरीज इवेंचुअली सस्ती हो जाएं, जो कि हो रही हैं। जैसे सोलर की कीमत में खातिर खा कमी आई है, ईवी बैटरीज की कीमत में भी बहुत कमी आ रही है। ईवी बैटरीज के अलावा जो घर पे बैटरीज हैं उनकी कीमत में भी बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। ये ना हो कि वो इतने कम हो जाए कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में हम इस निज़ाम की तरफ चले जाएं। सो हमें वाकई सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे हैंडल करना है। आई थिंक जितनी क्विकली डिसरप्शन हो रही है, डिसरप्शन का मतलब इज़ द फॉलोइंग कि हम नई टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा रहे हैं। कोई सोच सकता था 5-7 साल पहले कि सोलर हर घर की रूफटॉप पे होगा। सो इसको सोचिए कि इसको किस तरह हैंडल करना है। अगेन, थिंकिंग गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट, गुड पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट, गुड पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटीज का काम ही ये है। फिर नेपरा एज अ रेगुलेटर जो है उसका काम सिर्फ टैरिफ देना नहीं है। मैंने बार बार ये बात कही है, मार्केट मेकिंग उनका काम है। ये सारी चीज़ों पे एक रिसर्च करके एक लाए अमल देना उनका काम है। रेगुलेटर्स इसीलिए बनते हैं, रेगुलेटर्स आर एन इम्पॉर्टेंट एसेट टू अ कंट्री जो ये सारे काम कर रहे हों। आई रियली होप कि ऑपरेशंस प्राइवेट सेक्टर के, पॉलिसी मेकिंग एक थिंकिंग गवर्नमेंट की, और रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स जो मार्केट बना रहे हों, चाहे वो सोलर की हो, चाहे वो विंड की हो, चाहे वो ओवरऑल हमारे डिस्को से जो बिजली कई तरह से निकलती है, पन बिजली से लेकर जो फॉसिल फ्यूल्स तक जाती है उसकी हो, एक कंपेटिटिव मार्केट आए, प्राइवेटाइजेशन हो, ये सारे काम जो है आई थिंक बहुत ही ज्यादा जरूरत है ये करने की। और फिर जो एक गुड प्रॉब्लम है पाकिस्तान का कि बिजली जायद लगी हुई है, 43-44 हज़ार मेगावाट बिजली है, खरीदने वाला ग्राहक नहीं है क्योंकि कीमत ज़्यादा है। डिमांड किस तरह बढ़ानी है, किस तरह इंसेंटिवाइज करना है, जो ग्रिड की डिमांड है। और दूसरी बात सबसे बढ़ के ये है कि उसको ट्रांसमिट करने की सलाहियत कैसे पैदा करनी है। आपको आज महसूस हो रहा होगा कि ये सीरियस फंडामेंटल काम है जो करने के हैं इस सेक्टर को एफिशिएंट बनाने के लिए। ओके, महकमा शुमारियात ये क्लेम कर रहा है कि जो शरह महंगाई है वो कम होती होती 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। ये फिगर्स का है फेर है या एक्चुअली महंगाई कम हो रही है? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2015 में भी देता था, आज भी देता है। तो एक तो ये कर लें कि अगर 2015 सही था तो आज भी सही है, अगर 2015 गलत था तो आज भी गलत है। ऐसा नहीं है। PBS जो है एक इदारा है जो जाकर सिटीज़ में, जो जाकर डिफरेंट मार्केट्स में जो डिफरेंट अशिया को लेकर पाकिस्तान की CPI, हेडलाइन इन्फ्लेशन, SPI, जो हमारी सेंसिटिव प्राइस इंडाइसिस हैं, कोर इन्फ्लेशन, इन सब का जायज़ा लेकर एक चीज़ सामने रखता है। तो थोड़ी देर के लिए बिलीव कर लेते हैं कि ये सही है। अब हुआ क्या है, याद रखिए एक बहुत बड़ा हाई बेस इफेक्ट है। पिछले 2 साल में इतनी महंगाई हुई है कि उसके ऊपर अगर आज 2.4% महंगाई हुई है तो इसका बेस इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से महंगाई कम है।
पाकिस्तान में महंगाई नहीं कम हुई, महंगाई के बढ़ने की शरह जो पिछले सालों में 29 और 23-24% रही है, वो ये जो पहले 7 माह हैं उनमें आ गई है कहीं 6%, 6.5% के करीब। सो महंगाई होने की जो रफ्तार है वो कम हो गई है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है समझना, महंगाई नहीं कम हुई मुल्क में। दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर पिछले साल में अच्छा हुआ, उसका एक अच्छा इफेक्ट है। रुपया स्टेबल है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कम है, और फिर याद रखिए कि आपने अपनी डिमांड को इतना कम कर दिया है। सो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो स्लगिश हो गई है, स्लो है, 0.9% ग्रोथ है पहले क्वार्टर में। ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करें। आप अपनी घर जाकर सोचिए ना मैडम कि क्या आपकी कुव्वत खरीद जो है वो कम नहीं हुई, तो ऑब्वियसली आपने जो बाइंग पावर है अगर टूटी है आपकी, तो आपने अशिया कम खरीदी हैं। अगर आपने कम खरीदी हैं तो इकोनॉमी स्लो हुई है, डिमांड टूटी है। यही मकसद था एक हाई रेट रखने का, पॉलिसी का रेट जो स्टेट बैंक का है। ये है इस वक्त का पस मंज़र। बट लोगों के लिए एक खुशाइन बात है कि महंगाई के बढ़ने की रफ्तार जो है उसमें खातिर खा कमी आ गई है, और उम्मीद करें कि अब थोड़ी सी ग्रोथ की तरफ हम जाएंगे, यानी इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ जाएंगे, और इससे कुछ नई नौकरियां निकलेंगी, और फिर लोग जो है उनकी कुव्वत खरीद दोबारा बिल्ड करने के काबिल होंगे। तो डॉक्टर साहब, हमने देखा कि पिछले हफ्ते अमेरिकी सरमायाकारों का एक वफ्द यहाँ पर मौजूद था, उन्होंने बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बातें की। अगर ये वादे या ये असल में मटेरियलाइज हो जाते हैं मामला, तो कितना फ़ायदा होगा हमारी इकॉनमी को? क्या डॉलर के रेट पर इम्पैक्ट आ सकता है? हमारे पास क्या चारा रह गया है इन्वेस्टमेंट किए बगैर मुल्क को चलाने का? जिस मुल्क में 13% के करीब इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो हो, जब आप अपने बेहतरीन दोस्त चाइना को देखें तो 35-40%, अपने नेबरहुड में देखें 25-28%, ईस्ट एशियन मिरेकल देखें 25-30%। मतलब क्या है? मतलब यह है वो अपनी इकॉनमी के हुजम का हर साल इतना बड़ा FDI, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट से लेकर कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। हम अगर ये नहीं करेंगे तो इकॉनमी जो है वो ग्रो कैसे करेगी? पाकिस्तान की इकॉनमी को 7-8% पर अगर आपने ग्रो करवाना है तो आपको जो इन्वेस्टमेंट टू GDP है वो कहीं 25-30% पर लेकर जाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान में एक तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसको एक्साइट करना है। इसके लिए देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, रेगुलेटरी ईजिंग करें मुल्क में। पाकिस्तान का पॉलिसी रेट अब कम होगा, अभी भी 12% का पॉलिसी रेट है, इसमें गुंजाइश है कम करने की। रेगुलेटरी ईजिंग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी। एनर्जी की बात हमने पहले की, उससे आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी, ये तीसरी बात है। अगर ये सारा कुछ नहीं करेंगे तो ये जो इस वक्त की स्टेबलाइजेशन बिकॉज ऑफ द एंगेजमेंट विद द IMF दिखाई दे रही है, अगर ये दौर गुजर गया, ये वक्त गुजर गया, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की बेस ना बढ़ी, आपकी एग्रीकल्चर की यील्ड्स ना बढ़ी, आपकी एनर्जी एफिशिएंसी ना आई, तो ये सारी जो आपको लॉन्ग टर्म मैक्रो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और मैक्रो स्टेबिलिटी एक अहम जुज है ग्रोथ क्रिएट करने का। यहाँ पे इकोनॉमी खड़ी है, फंडामेंटल काम आज भी करने का मौका मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह मैक्रो स्टेबिलिटी की वजह से। और ये एट हाई कॉस्ट आई है, आपने बहुत ज्यादा इसकी एक कॉस्ट दी है। आपसे मतलब है मैडम, आपने, आपके कैमरामैन ने, आपके प्रोड्यूसर ने हाई एनर्जी प्राइसेस का पास थ्रू जो आपको करना पड़ा, जो सैलरीड क्लास पर टैक्सेस लगे, इन सब की एक कॉस्ट दी है लोगों ने। अब वक्त है कि फंडामेंटल काम करके हुकूमत, अथॉरिटीज, IMF, मल्टीलैटरल सबको साथ लेकर करें। पर इन दी एंड मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान का असल चैलेंज कॉम्पिटेंस का है, द काइंड ऑफ पीपल वी पुट इन इंपॉर्टेंट पोजीशंस, जो ये सारे काम जिन सेक्टर्स की आज हमने बात की अगर डिलीवर कर सके तो पाकिस्तान कैन बी अ मच बेटर प्लेस इन द नेक्स्ट 5 to 10 years। डॉक्टर खाकान नजीब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। बार बार हमें यही नजर आता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त इकॉनमी है और इसी के ऊपर नजर रहनी चाहिए। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।